मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने ये स्मार्ट बुक परचेज कर लिया होगा। अब आइए चलते हैं आज के लेक्चर में, जिसमें हम लोग शुरू करने वाले हैं नाउन। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 05 और लेक्चर नंबर 05 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि नाउन कब एडजेक्टिव की तरह काम करता है या नाउन कब मॉडिफायर की तरह काम करता है। इसके पहले जो चीज आपने पढ़ी है, जो आपको पढ़ाया गया है, वो ये बताया गया है कि नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है, नाउन आपका ऑब्जेक्ट की तरह भी एक्ट करता है। आज हम ये चीज भी समझेंगे कि नाउन आपका एडजेक्टिव की तरह भी एक्ट करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडिफायर बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं बच्चे, मॉडिफायर। अगर आपको ध्यान होगा तो आपको बेसिक लेक्चर के अंदर ये बात बताई गई थी कि जो सेंटेंस का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम बच्चे लिखते हैं वर्ब और वर्ब के बाद लिखा जाता है ऑब्जेक्ट। और ये भी साथ ही साथ आपको बताया गया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अप टू 4 कंपोनेंट से मिलकर के बने होते हैं, जिसमें सबसे मेन कंपोनेंट होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए नाउन या प्रोनाउन। बिना नाउन या प्रोनाउन के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का बनाना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अगर आपको सब्जेक्ट लिखना है या ऑब्जेक्ट लिखना है तो जो मेन कंपोनेंट है वो नाउन या प्रोनाउन तो लिखना पड़ेगा। बाकी अगर जरूरत है तो हम और कंपोनेंट को मेंशन करते हैं। तो बच्चे ये आपको बताया गया था कि जो सब्जेक्ट हम लिखते हैं इसे हम बोल सकते हैं सब्जेक्टिव केस, जो कि आपका क्या होता है, नाउन होता है, क्योंकि नाउन से ही सब्जेक्ट बनता है। और बच्चे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट भी आपका नाउन ही होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अप टू 4 कंपोनेंट से मिलकर के बने होते हैं। जो मेन कंपोनेंट होता है वो आपका क्या होता है, नाउन होता है। ये बात तो आपको पहले भी बताई जा चुकी है और समझाई जा चुकी है, लेकिन आज जो आप समझने वाले हैं वो ये समझने वाले हैं कि नाउन कभी कभी एडजेक्टिव की तरह यानी मॉडिफायर की तरह काम करता है। अब इस बात को सीखने और समझने के लिए बच्चे तैयार हो जाइए और शुरू करते हैं। देखिए, अगर इस कंसेप्ट को मैं समझाने की कोशिश करूं आपसे तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने बच्चे लिखा कार और मैं आपसे ये कहूं कि कार का प्लूरल बनाओ, आप कहोगे सर लो बना दिया कार्स। अब मैंने आपसे कहा बच्चे अगर मैं आपके लिए लिख दूं मैन्युफैक्चरर, अब मैंने कहा कि जरा इसको प्लूरल बना करके दिखाओ, तो आपने कहा सर लो ये भी बनाया मैन्युफैक्चरर्स, राइट। तो बच्चे देख आपने ध्यान क्या दिया, जब मैंने कार लिखा तो आपने यहां पे क्या कर दिया, कार्स प्लूरल कर दिया। जब मैंने मैन्युफैक्चरर लिखा तो आपने यहां पे मैन्युफैक्चरर्स यानी एस लगा के प्लूरल बना दिया। अब अगर मैं कुछ इसको यूं लिखने की कोशिश करूं यानी साथ में, अब जब बच्चे मैंने इसको साथ में लिखा तो मैंने इसको लिखा कार मैन्युफैक्चरर। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या लिखा, कार मैन्युफैक्चरर। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप इसको प्लूरल बना के दिखाओ, तो आप देखिए इसको प्लूरल कुछ इस तरीके से बनाओगे, आप लिखोगे कार मैन्युफैक्चरर्स, कार मैन्युफैक्चरर्स। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। अच्छा जी, अब इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कार लिखा तो इसका प्लूरल कार्स बना, मैंने मैन्युफैक्चरर लिखा तो उसका प्लूरल मैन्युफैक्चरर्स बना। और जब बच्चे मैंने कार मैन्युफैक्चरर लिखा तो उसका प्लूरल कार मैन्युफैक्चरर्स बना, कार्स नहीं कार मैन्युफैक्चरर्स बना। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो कार लिखा था एक सिंगल वर्ड था, ये जो बच्चे मैन्युफैक्चरर लिखा था एक सिंगल वर्ड था, तो हमने इसको एस एस लगा के प्लूरल बना दिया। अगर आप यहां पे ध्यान दें, ये एक सिंगल वर्ड नहीं है, ये 2 नाउन है। एक नाउन है आपका क्या, आपने कहा मैन्युफैक्चरर, दूसरा नाउन आपका है कार। जब बच्चे हम 2 नाउन एक साथ लिखते हैं तो ये जो आपका पहला नाउन होता है ये मॉडिफायर बन जाता है, या आप कह सकते हैं कि ये बन जाता है एडजेक्टिव। और क्या करता है, इसकी विशेषता बताने लगता है। तो आप एक बात बताओ, जब ये 2 नाउन हमने साथ में लिखा तो पहला वाला नाउन इस नाउन के लिए मॉडिफायर बन जाता है या आप कह लीजिए एडजेक्टिव बन जाता है। तो बच्चे एक बात बताओ,
क्या आप मॉडिफायर का या एडजेक्टिव का प्लूरल बना सकते हो? आप कहोगे नहीं। तो जब नहीं बना सकते हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे कार्स मैन्युफैक्चरर्स नहीं किया, हमने लिखा कार मैन्युफैक्चरर्स। तो आपको यहाँ से ध्यान देने वाली बात क्या है, नोट करके लिखने वाली बात क्या है कि जो हमारे बच्चे मॉडिफायर्स होते हैं, जो हमारी एडजेक्टिव होती है, जो नाउन मॉडिफायर्स की तरह या एडजेक्टिव की तरह काम करती हैं, उनका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। अब इसी बात को बच्चे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा और आप समझने की कोशिश करिएगा। पहला एग्जाम्पल आपके नाम मैंने कुछ यूं लिखा, मैंने बच्चे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, कार्स मैन्युफैक्चरर्स हैव ऑब्जेक्टेड टू दिस पॉलिसी। मैंने क्या लिखा, ऑब्जेक्टेड टू दिस पॉलिसी। इसी के साथ बच्चे एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए और लिखने की कोशिश करूंगा जिससे ये बात मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। इट वॉज एन 8 hours लॉन्ग जर्नी। इट वॉज एन 8 hours लॉन्ग जर्नी। अब बच्चे इस पहले दो एग्जाम्पल को समझने की आप मेरे साथ कोशिश करिए। यहां पे लिखा है कार्स मैन्युफैक्चरर्स हैव ऑब्जेक्टेड टू दिस पॉलिसी, और दूसरा लिखा है इट वाज एन 8 hours लॉन्ग जर्नी। तो बच्चे यहां पे ध्यान से देखा जाए तो ये जो मैन्युफैक्चरर्स लिखा है ये नाउन है, और ये जो कार्स लिखा है ये भी नाउन है। तो मैंने कहा जब दो नाउन एक साथ आते हैं तो जो पहला वाला नाउन है ये आपका मॉडिफायर यानी एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो और मैंने ये भी बताया जो बच्चे एडजेक्टिव होते हैं उनका प्लूरल नहीं बनाया जाता, क्योंकि सिंगुलर से प्लूरल नाउन का बनाया जाता है, एडजेक्टिव का नहीं बनाया जाता। तो यहां से हमने इस एस को हटा दिया और हमने लिखा कार मैन्युफैक्चरर्स ऑब्जेक्टेड टू दिस पॉलिसी। अगले की बात करूं तो इट वाज एन 8 hours लॉन्ग जर्नी। अब बच्चे यहां पे देखो ये लिखा है लॉन्ग जर्नी, एक नाउन तो आपने यहां लिख दिया, और एक जो आपने यहां पे लिखा 8 hours, एक नाउन आपने यहां पे लिख दिया। तो अगर ये भी नाउन है ये भी नाउन है तो बच्चे इसके पहले आने वाला नाउन क्या हुआ, मॉडिफायर यानी एडजेक्टिव हुआ। तो जब दो नाउन रखते हैं, पहला नाउन एडजेक्टिव या मॉडिफायर की तरह काम करता है दूसरे नाउन के लिए, और हमने क्या बताया कि जो एडजेक्टिव या मॉडिफायर होते हैं उनका प्लूरलाइज नहीं किया जाता। तो बच्चे हम यहां से एस को क्या करेंगे, हटा देंगे। क्लियर है बात? अब एक छोटी सी बात और समझिएगा, मैंने लिखा वी हैव गिवन हिम, एक बच्चे सी एग्जाम्पल लिखा मैंने, वी हैव गिवन हिम अ डजन्स मैंगोज। मैंने क्या लिखा, डजन्स मैंगोज, डजन्स मैंगोज। अब देखिए, अब मैंने ये जो सेंटेंस लिखा बच्चे, वी हैव गिवन हिम अ डजन्स मैंगोज। अब ध्यान से अगर देखने और समझने की कोशिश करें तो ये जो हमारी मैंगोज है ये नाउन है, और ये जो डजन्स हमने लिखा है ये उसका मॉडिफायर है। अब बच्चे हमने ये बताया जो मॉडिफायर या एडजेक्टिव होते हैं उसमें हम लोग एस का यूज नहीं करते, यानी उनको हम प्लूरलाइज नहीं करते हैं। क्लियर हो गई बात? अब एक चीज और देखिएगा, एक एग्जाम्पल बच्चे और लिख करके क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा वी हैव प्रिपेयर्ड, मैंने लिखा वी हैव प्रिपेयर्ड a 50 days syllabus फॉर द एग्जाम। ध्यान से देखिएगा बच्चे इस क्वेश्चन को, मैंने क्वेश्चन क्या लिखा, वी हैव प्रिपेयर्ड अ 50 days syllabus फॉर द एग्जाम। अब देखिए अगर ध्यान से तो बच्चे ये जो सिलेबस मैंने यहां पे लिख रखा है आप लोगों के लिए, सिलेबस ये आपका नाउन है, और ये जो आपने 50 डेज यानी ये जो डेज आपने लिखा है ये भी नाउन है। तो बच्चे ये जो दो नाउन आपने एक साथ लिखा तो पहला वाला नाउन उस दूसरे वाले नाउन का मॉडिफायर हुआ यानी एडजेक्टिव हुआ, और मैंने आपको बताया एडजेक्टिव या मॉडिफायर को हम प्लूरल नहीं लिख सकते हैं, तो यहां से हमने इस एस को हटा दिया। तो अगर ये पूरी बात जो आपको बताई गई
आपको समझ में आ गया? तो कुछ फर्दर क्वेश्चंस के साथ, एग्जाम्पल के साथ इस चीज को और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एग्जाम्पल पे मूव करने से पहले एक बार रिवाइज भी मैं करना चाहूंगा आपके साथ। हमने यहाँ पे शुरू ये किया कि नाउन हमें पता था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं, ये बात आपको बेसिक में बताई गई थी। सब्जेक्ट को आप सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे एक नई कहानी और जोड़ने की कोशिश की, और वो ये कि आपका जो नाउन होता है वो एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, यानी एज अ मॉडिफायर भी एक्ट करता है। तो बच्चे इस बात को हमने कुछ यूं समझने की कोशिश की कि जब दो नाउन हम एक साथ लिखते हैं तो पहला वाला नाउन दूसरे वाले नाउन का एडजेक्टिव या मॉडिफायर होता है, और एडजेक्टिव या मॉडिफायर को हम लोग प्लूरलाइज नहीं कर सकते, उनका प्लूरल नहीं बना सकते, जो कि आपके सामने कुछ एग्जाम्पल के साथ बातें कह दी गई हैं। और अगली स्लाइड पे इस बात को और अच्छे से समझने की हम लोग कोशिश करने वाले हैं। अब बच्चे देखो, कुछ एग्जाम्पल और हैं, और जो कि हमारा ये रूल नंबर ए भी आप इसको लिख सकते हो या बोल सकते हो कि जैसा कि मैंने यही आपको बताया कि जो आपके मॉडिफायर्स या एडजेक्टिव होते हैं उनको आप प्लूरल नहीं बना सकते। अब लिखा है ही गेव मी 200 रुपीज नोट्स। तो बच्चे नोट्स आपका एक नाउन है, और ये जो 200 रुपीज नोट्स आपने लिखा ये आपका दूसरा नाउन रहा। तो ये नाउन क्या कर रहा है, इस वाले नाउन का मॉडिफायर है, यानी उसको मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव है। तो बच्चे इसको प्लूरलाइज नहीं करेंगे और एस को रिमूव कर देंगे। दूसरी बात करूं मैं, ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स। कुछ लोग इसको होटल्स पढ़ते हैं बट इसको होटल्स। तो ये बच्चे आपका नाउन है, और ये रहा आपका मॉडिफायर, यानी जो कि एडजेक्टिव है। तो मॉडिफायर को बच्चे प्लूरलाइज नहीं करते, तो हम लिखेंगे 5 स्टार होटल्स। आगे की अगर मैं बात करूं, द गवर्नमेंट हैज सेट अप अ 5 मेन कमेटी टू लुक इनटू द मैटर। अब बच्चे अगर ध्यान से समझने की कोशिश की जाए तो यहाँ पे ये जो कमेटी लिखी है ये तो आपका नाउन हुआ, और ये जो 5 मेन लिखा है बच्चे ये इसका मॉडिफायर हो गया। इसका क्या हो गया, मॉडिफायर, यानी ये जो मेन है ये भी तो नाउन है। तो मैंने कहा अगर दो नाउन आप एक साथ लिखते हैं तो पहला नाउन दूसरे नाउन का मॉडिफायर होता है, या आप यूं कह सकते हो बच्चे एडजेक्टिव होता है। अगर साधारण भाषा में बोलें एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव को प्लूरलाइज नहीं करते। और आपको बताया गया था कि मैन सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल क्या बनाते हैं हम लोग, मैन। ये भी आपको प्रीवियस लेक्चर में नाउन के बताया गया है कि कुछ हम वॉवेल को चेंज करके प्लूरलाइज करते हैं। तो बच्चे इसका हम सिंगुलर लिखेंगे क्या, मैन। क्लियर? तो अ 5 मैन कमेटी टू लुक इनटू द मैटर। अगले अगर क्वेश्चन की बात करूं, द मैन हैज लॉस्ट 200 रुपीज नोट। तो बच्चे देखो ये जो नोट है ये नाउन रहा, और ये जो 200 रुपीज रहा ये आपका मॉडिफायर रहा। तो यहां से एस को हटा देंगे। और मुझे लग रहा है कि अब तक आपको मेरी पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो अगर ये मैं आपसे पूछने की कोशिश करूं कि माई फ्रेंड रोट एन 11 पेजेस ऐसे ऑन दिस टॉपिक, तो बच्चे आप देखते ही बता दोगे चुटकियों में कि सर ऐसे रहा नाउन, और ये जो एन 11 पेजेस लिखा है ये रहा इसका मॉडिफायर। और आपने बताया कि जो मॉडिफायर या एडजेक्टिव होते हैं उनको प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो बच्चे यहाँ से एस को हटा देंगे, कहानी बन गई हमारी। समझ आ गई ये बात? अगर ये बात बच्चे आपको समझ में आ गई तो आगे की कुछ कहानी को और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब इसी में मैं बात करूं आपसे रूल नंबर बी की। अब इसको समझने की कोशिश करिएगा मेरे साथ। ये लिखा है पेयर, स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, 100, डजन, 1000, मिलियन और बिलियन। बच्चे इस कंसेप्ट की कहानी थोड़ी सी अलग है, और इस कंसेप्ट को जैसे बताऊंगा वैसे सीखने की कोशिश करिएगा। मैं बस आपको इस कंसेप्ट के अंदर एक छोटा सा, एक कह लीजिए कि जादू देने वाला हूं, ट्रिक, मैजिक। आई एम नॉट अ मजीशियन, आई एम अ टीचर, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक आपको दिखाऊंगा, और इसमें सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। अगर ये वर्ड्स लिखे हैं आपके सामने और इनके पहले न्यूमेरल आ जाए बच्चे, न्यूमेरल एडजेक्टिव, जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, न्यूमेरल एडजेक्टिव आ जाए। अब जैसे ही मैंने न्यूमेरल एडजेक्टिव का नाम लिया तो कुछ बच्चों को लगेगा कि एडजेक्टिव तो अभी पढ़ाया नहीं गया। बिल्कुल मानता हूं बच्चे, एडजेक्टिव हमारे आगे की टॉपिक है, आगे का चैप्टर है, पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव का रेफरेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से यहाँ पे एक छोटा सा मैं रेफरेंस लूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि न्यूमेरल एडजेक्टिव क्या होता है, तो बच्चे आप तुरंत बता दोगे। एक बात बताइए, आप लोग मैथ्स पढ़ते हो?
मैथ्स में आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते होंगे, सिंपल सी बात है। अगर मैं बच्चे न्यूमेरल की बात करूं तो न्यूमेरल का मतलब होता है नंबर्स। न्यूमेरल का मतलब क्या होता है? नंबर्स, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं संख्या। क्या बोलते हैं बच्चे? संख्या। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये जो पेयर, स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, अगर ये वर्ड आते हैं और इनके पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव, कहने का मतलब जैसे क्या हुआ आपका 1 2 3 4, राइट? जैसे ये आ गया 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, एटसेट्रा। अगर बच्चे ये सारी चीजें आ जाती हैं तो ध्यान देना ये चीज कि इनके साथ ना तो हम एस लगाने वाले हैं। मैंने क्या बोला? इनके साथ बच्चे ना तो हम एस लगाएंगे, ना तो बीच में हम ऑफ लगाने वाले हैं, और नाउन हम रखेंगे क्या? प्लूरल। ध्यान दीजिएगा इस बात को, नाउन बच्चे क्या रखने वाले हैं हम लोग? प्लूरल। अब साथ ही साथ एक बात और बच्चे समझ लेना, फिर एग्जाम्पल से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर ये पेयर, स्कोर, ध्यान दीजिएगा मैं एक बार लिखता हूं आपके लिए। अगर मैंने यहां पे लिखा है पेयर, और मैंने यहां पे बच्चे लिखा है ग्रॉस, और मैंने यहाँ पे लिखा है स्कोर, और इसी तरीके से मैंने क्या लिखा? बिलियन। ध्यान दीजिएगा, अगर इसके पहले नो न्यूमरल एडजेक्टिव, अगर इसके पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं आए, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला? नो न्यूमरल एडजेक्टिव। अगर 1 2 3 4 ये चीज़ें जो मैं यहाँ बता रहा था, 1 2 3, अगर ये नहीं आते हैं इनके पहले, तो ध्यान दीजिएगा इनके साथ बच्चे एस भी मेंशन करेंगे, इनके साथ हम ऑफ भी मेंशन करेंगे, और नाउन हमारी क्या होगी? प्लूरल ही होगी। मतलब दोनों कंडीशन में आपको नाउन प्लूरल रखना है, लेकिन एहतियात ये बरतना है बच्चे आपको कि अगर पेयर, स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, 100, डजन, 1000, मिलियन या बिलियन लिखा हुआ है, इसके पहले अगर न्यूमरल एडजेक्टिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर ये आते हैं, तो हम इनके साथ ना तो एस यूज करते हैं, ना तो ऑफ, और नाउन बच्चे हम क्या लिखते हैं? प्लूरल। लेकिन उसी के अगर अपोजिट जाएं, अगर इनके पहले कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं आता, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारी चीजें, तो हम एस भी लगाएंगे, ऑफ भी लगाएंगे, और नाउन हम किस में रखने वाले हैं? प्लूरल में। अब इसी बात को बच्चे कुछ ऐसे समझने की कोशिश करना जिस तरीके से मैं यहाँ पे समझाने जा रहा हूं। मैंने यहाँ पे लिखा एक एग्जाम्पल, दे हैव इनवाइटेड, दे हैव इनवाइटेड, थोड़ा सा नीचे आ जाऊं क्या मैं? हाँ, यहां लिख देता हूं मैं, जिससे पूरी बात एक लाइन में लिखी जा सके। बच्चे मैंने लिखा दे हैव इनवाइटेड 500 ऑफ गेस्ट्स। एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिखा कि दे हैव इनवाइटेड 100 गेस्ट्स। अब जो बात आपको बताई गई बच्चे, अगर इस बात को यहां पे ध्यान से समझने की कोशिश करिए, तो यहां पे आप ध्यान से देखिए तो आया है 100, और 100 के पहले आपने क्या लगा दिया? 5, यानी न्यूमरल एडजेक्टिव। तो मैंने आपसे बताया कि अगर इनके पहले आप न्यूमरल एडजेक्टिव लिखते हैं तो इनके साथ एस का यूज नहीं होता, और बच्चे हम बीच में ऑफ का भी यूज नहीं करते, और नाउन किस में लिखते हैं? प्लूरल। तो यहां से हमें एस और ऑफ को हटा देना है और नाउन प्लूरल रखना है। उसी के साथ अगर बच्चे हम बात करें, यहां पे 100 आया तो है, लेकिन इसके पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं है, तो यहां पे हम एस भी लिखेंगे और यहां पे हम ऑफ भी लिखेंगे। तो ये हो जाएगा कि दे हैव इनवाइटेड 100 ऑफ गेस्ट। अब अगर आपके दिमाग में बात आई कि सर ऐसा करते क्यों हैं, तो थोड़ा सा लॉजिकल भी समझने की कोशिश करते हैं बच्चे। जब हमारे पास अगर डेफिनिट नंबर हो, ध्यान दीजिएगा, अगर हमें डेफिनिट सेंस देना हो, मैंने यहां पे क्या लिखा? अगर हमें डेफिनिट सेंस देना हो बच्चे, अगर हमें ये पता है कि कितने लोग हैं, अगर हमारे पास एक निश्चित संख्या है, तो उसके लिए हम ये काम करते हैं।
अगर जाहिर सी बात, अगर हमने कहा हंड्रेड्स ऑफ गेस्ट, सैकड़ों लोग, बच्चे सैकड़ों में हमें पता ही नहीं है कितने कितने भी हो सकते हैं। अगर हमें इंडेफिनिट रेफरेंस बच्चे देना हो, मैंने क्या बोला, अगर हमें इंडेफिनिट मतलब अगर हमारे पास निश्चित संख्या ना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये काम करते हैं। क्लियर, समझ में आ गई बात आप लोग को? बच्चे अगर ये बात आप सभी लोग को समझ में आ गई तो कुछ और एग्जाम्पल के साथ इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आइए, पहला लिखा है राम हैज 200 या हंड्रेड्स रुपीज नोट्स। अब देखिए जनाब, यहां पे आपने क्या लिखा, 2 लिखा, जो बच्चे क्या है आपका न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, अब बच्चे अगर न्यूमरल एडजेक्टिव आ गया है तो हमें पता है इनके साथ हम एस नहीं लिखते तो हम हंड्रेड्स हटा देंगे। और हमें एक चीज और पता है, 100 रुपीज नोट्स लिखा हुआ है, तो क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। हम यहां से एस को हटाएंगे 100 से, राइट, और बीच में देखिए ऑफ भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राम हैज 200 रुपीज नोट्स। क्लियर। अगले की अगर बच्चे बात करूं तो सुरेश परचेज्ड 3 डजन पेंसिल्स। अगर आप ध्यान से देखें, यहां पे जो 3 लिखा हुआ है एक बच्चे न्यूमरल एडजेक्टिव है, और इस न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद देखिए हमने डजन लिखा और यहाँ पे हमने पेंसिल, क्योंकि हमें पता है जो हमारी नाउन होगी वो क्या होगी, आपने कहा प्लूरल होगा। ठीक है, और बच्चे यहाँ पे अगर मैं डजन की बात करूँ तो इसके साथ हम एस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम डेफिनेट रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास न्यूमरल एडजेक्टिव है, और हम बीच में ऑफ भी नहीं लगाएंगे, ये हमारा करेक्ट है। अच्छा, ऊपर वाले में एक काम आपको और कर देना है, तो राम हैज 200, यहाँ पे रुपीज से बच्चे एस को हटा लेना है। ठीक है, ये क्या होगा, 100 रुपी नोट्स। अब आगे मैं बात करूं, माई पाठशाला हैज ऑलरेडी डोनेटेड 5000 रुपीज। मैं अगर इसकी बात करूं तो ये भी करेक्ट है, लेकिन अगर इसी बात को कुछ ऐसे लिख दिया जाए 5000 ऑफ रुपीज, बच्चे तब ये बात गलत हो जाएगी। ये बात गलत इसलिए हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे हमने न्यूमरल एडजेक्टिव लिखा, और न्यूमरल एडजेक्टिव ना तो एस का यूज किया जाता है ना तो ऑफ का यूज किया जाता है, और नाउन को प्लूरल रखा जाता है। इज इट क्लियर? ओके, आगे बच्चे कुछ क्वेश्चंस के साथ और इसे समझने की कोशिश करते हैं। उसके पहले आप एक छोटी सी बात समझना, ये जो कंसेप्ट है इसको भी थोड़ा समझते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूं। ये आपका केस 2 में अगर आए, मैंने आपको यही चीज बताई थी कि अगर 100 है या 1000 है, मिलियन है, बिलियन है, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा अगर 100 है, यहां पे एक बार मैं और आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगा, 100 है, 1000 है या मिलियन है, मैंने कहा बच्चे अगर इनके पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं आता, यानी 1 2 3 4 अगर ये नहीं आता, तो इनके साथ हम एस का भी यूज करते हैं और हम ऑफ का भी यूज करते हैं, और हमारा नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है, अगर ये चीज नहीं आए, और ये इंडेफिनिट सेंस देते हैं। अब अगर बच्चे मैं एक एक करके एग्जांपल की बात करूं तो यहां लिखा है 100 ऑफ पीपल। आपने देखा ये जो 100 लिखा हुआ है इसके पहले कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं आया है, तो यहां पे हम करेंगे हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स केम टू सी द फेयर, या पीपल केम टू सी द फेयर। तो बहुत सारे बच्चे बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे पीपल्स कर देते हैं, क्योंकि पीपल ऑलरेडी प्लूरल है, तो ध्यान दीजिएगा हम पीपल लिखेंगे न कि पीपल्स। तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल केम टू सी द फेयर। आगे की बात करूं, ही डोनेटेड मिलियन ऑफ रुपीज। अब बच्चे अगर ध्यान से देखो, ये मिलियन के पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं आया है, ध्यान से देखो तो ऑफ लगा है, सही है, रुपीज नाउन प्लूरल है, ये भी सही है, बस आपको क्या कर देना है, यहाँ पे मिलियंस कर देना है, मिलियंस ऑफ रुपीज। अब बच्चे प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आते हैं। अब ये जो आपने 2 केसेस पढ़े, क्या कि अगर 100,000 मिलियन बिलियन ट्रिलियन ग्रॉस स्टोन, अगर इनके पहले न्यूमरल एडजेक्टिव आता है तो ना तो हम एस का यूज करते हैं ना ही ऑफ का यूज करते हैं, नाउन प्लूरल होता है। अगर इनके साथ ये न्यूमरल एडजेक्टिव ना आए तो ये इंडेफिनिट सेंस देते हैं, और इनके साथ एस ऑफ दोनों का यूज होता है, साथ में नाउन हम प्लूरल रखते हैं। अब बच्चे इस बात को कुछ फर्दर एग्जांपल से दोनों केसेस को समझने की कोशिश करते हैं।
पहला लिखा माई फ्रेंड इज 20 ईयर्स ओल्ड, तो आपने देखा माई फ्रेंड इज 20 ईयर्स ओल्ड, तो ये ओल्ड के पहले ये जो ईयर्स है बच्चे यहाँ से एस को क्या करेंगे, हटा देंगे। उसके बाद अगर हम बात करें देयर आर 100 ट्रीज इन दिस पार्क, तो बच्चे यहाँ पे अगर ध्यान से देखो ये 100 ट्रीज लिखा है, तो इस एस को यहाँ से हटा दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने यूज कर लिया है, तो ना तो एस होगा ना तो ऑफ होगा। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं दे फाउंड 10 इंचेस पाइप्स, तो बच्चे यहाँ पे देखो यहाँ से ये पाइप्स लिखा है, ये 10 एक न्यूमरल एडजेक्टिव आया है, इस एस को हम यहाँ से हटा लेंगे। क्लियर हुआ? तो हम सिर्फ लिखेंगे इंच, 10 इंच पाइप्स। उसी तरीके से अगर अगले स्लाइड की तरफ बढ़ें तो बच्चे कुछ क्वेश्चंस और हैं। मैंने लिखा संजय स्पेंट 3 ईयर। अब आपको एक छोटी सी बात ध्यान देनी है, अगर मैं बात सिर्फ इतनी करूं, जैसे मैंने बच्चे यहां पे बात किया 10 डजन्स, मैंने बात किया 3 ईयर, अगर मैं इसको कुछ यूं लिखने की कोशिश करता 3 ईयर्स और मैं इसको कुछ यूं लिखने की कोशिश कर दिया 10 डजन्स, तो ध्यान देना बच्चे ये बात हो जाएगी गलत। अगर मैं लिख दूं 500, क्लियर, तो इनके बाद अगर हम कोई और दूसरा नाउन नहीं यूज करते हैं, अगर इनके बाद हम कोई और दूसरा नाउन यूज नहीं करते हैं तो यहां एस नहीं लिखना है। तो बच्चे हम लिखेंगे दे अरेंज्ड 10 डजन, मैं लिखूंगा हरीश नीडेड 500 और यहां लिखूंगा संजय स्पेंट 3 ईयर, यानी यहां पे एस का यूज नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा है बच्चे 100 ऑफ स्टूडेंट। अब अगर मैं आपको बताऊं ये जो 100 है इसके पहले आपने कोई न्यूमरल एडजेक्टिव यूज नहीं किया है, तो आप यहाँ एस लगेगा हंड्रेड्स ऑफ, और बच्चे यहाँ पे स्टूडेंट्स लगेगा। और जाहिर सी बात है ये जो हमने लिखा ये हमारा सब्जेक्ट कैसा हुआ, प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, तो बच्चे हैज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, है। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द वायरस हैज अफेक्टेड ऑलमोस्ट 30 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड। तो बच्चे अगर ध्यान से देखा जाए तो ये मिलियन के पहले हमने 30 एक न्यूमरल एडजेक्टिव लिखा है, तो यहाँ पे देखिए एस का यूज नहीं किया जाएगा और बीच में ऑफ भी नहीं लगेगा। ऑफ तो खैर नहीं लगा है, बट इस एस को हम हटा देंगे और ये पीपल हमारा ऑलरेडी प्लूरल नाउन है, तो सेंटेंस सही हो जाएगा। अब बच्चे अगर हम लोग आगे बात करें तो आगे 2 क्वेश्चन और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10th है 1000 ऑफ एप्लीकेंट। अब अगर आप ध्यान से देखो 1000 के पहले क्या कोई न्यूमरल एडजेक्टिव है, तो आप कहोगे सर 1000 के पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं आया है, तो बच्चे यहाँ पे क्या लग जाएगा, एस, और ये ऑफ के बाद नाउन हमारा प्लूरल होगा, क्योंकि नाउन प्लूरल होता है, तो थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट्स। अब अगर मैं बात करूं बच्चे इज या आर, तो ये जो बात लिखी है हजारों एप्लीकेंट्स, तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल, आप कहोगे सर ये तो प्लूरल है क्योंकि हम बात कर रहे हैं हजारों की, तो बेटा आर लिखो, यहाँ पे इज नहीं होगा। उसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, द लैक्स ऑफ स्टूडेंट इज या आर इंटरेस्टेड। अब इसको ध्यान दें, द लैक्स की बच्चे मैं बात कर रहा हूं, तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पे भी कोई न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं आया है, तो हम यहां तो लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑफ के बाद ये नाउन हमें लिखना है क्या, प्लूरल। और बच्चे अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब किस में होगा, प्लूरल में। तो ये जो कंसेप्ट था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था और बहुत ही फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और उससे बड़ी बात ये थी कि ये कंफ्यूज भी काफी करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझने में काफी मदद मिली होगी और सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी। इस कंसेप्ट को समझने से पहले एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। अभी आपको जस्ट बताया मैंने कि नाउन सब्जेक्ट की तरह भी काम करता है, नाउन ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है, और आपको एक बात और बताई गई कि नाउन एज अ मॉडिफायर भी काम करते हैं, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक तरीके से एडजेक्टिव की तरह काम करता है। फिर से सुनिएगा मेरी बात को, अभी आपको तुरंत ही ये बात बताई गई कि नाउन सब्जेक्ट की तरह काम करता है, नाउन ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, और नाउन एज अ मॉडिफायर भी काम करता है। अब बच्चे आपको यहाँ पे एक बात ये समझाई गई कि अगर हम 2 नाउन को एक साथ लिखते हैं, अगर हम 2 नाउन को एक साथ लिखते हैं, तो ये जो आपका पहला वाला नाउन होता है ये एज अ मॉडिफायर काम करता है। ये कैसे काम करता है, एज अ मॉडिफायर। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको लिख के दिया था
कार मैन्युफैक्चरर, क्या दिया था, कार मैन्युफैक्चरर। तो बच्चे आपने ये देखा कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरर एक नाउन लिखा गया है, उसके पहले हमने कार लिखा हुआ है, तो ये कार मॉडिफायर है जो मॉडिफाई कर रही है किसको, मैन्युफैक्चरर को। ये बात आपको समझाई गई थी। अब इसी में आपको एक डिफरेंट केस पढ़ना है। वो डिफरेंट केस क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि दो नाउन हम साथ में लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी में एक डिफरेंट केस हम जोड़ रहे हैं। जब हम दो नाउन को साथ में लिखते हैं और एक नाउन दूसरे नाउन पे पोजीशन बताता है, एक नाउन दूसरे नाउन पे बच्चे क्या बताता है, पोजीशन बताता है, जिसको हम बोल देते हैं अधिकार। एक नाउन जब दूसरे नाउन पे पोजीशन यानी अधिकार बताता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पजेसिव केस। इसी को हम बच्चे क्या बोलते हैं, पजेसिव केस। तो इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि नाउन की दो कैटेगरी बनानी पड़ेगी। एक कैटेगरी आपकी हुई क्या, लिविंग नाउन की, और दूसरी कैटेगरी आपकी क्या हुई, नॉन लिविंग नाउन की। लेकिन इस बात को शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं बच्चे रिवाइज करवाना चाहूंगा, जिससे किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना बचे। मैंने कहा कि नाउन सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है, नाउन ऑब्जेक्ट की तरह भी एक्ट करता है यानी काम करता है, और नाउन आपका मॉडिफायर भी होता है, यानी हम जिसको एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। अब मैंने कहा कि बच्चे जब दो नाउन एक साथ रखते हैं तो पहला नाउन दूसरे नाउन के लिए मॉडिफायर बन जाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, कार मैन्युफैक्चरर, जिसमें मैन्युफैक्चरर एक नाउन है, कार दूसरा नाउन है, और ये आपका जो कार है वो मॉडिफायर है इस मैन्युफैक्चरर के लिए। अब मैंने कहा कि इसी में एक डिफरेंट केस बनता है जो हमें यहाँ पे थोड़ा डेप्थ में समझना पड़ेगा। वो केस ये होता है कि कभी कभी बच्चे ऐसा होता है कि हम दो नाउन को एक साथ रखते हैं और ये जो दो नाउन के बीच का जो संबंध होता है, खैर इसको भी हम नाम देंगे मॉडिफायर का ही, लेकिन ये थोड़ा सा अलग होता है। इसमें क्या होता है कि ये दोनों नाउन के बीच में अधिकार की बात करते हैं हम, एक नाउन का दूसरे नाउन पे अधिकार की बात करते हैं, और इसी अधिकार इसी पोजीशन को हम लोग पजेसिव केस बोलते हैं। अब इस पजेसिव केस के स्ट्रक्चर को समझने के लिए नाउन की दो कैटेगरी बनाई गई। एक कैटेगरी को हमने नाम दिया लिविंग नाउन। अगर हम लिविंग नाउन की बात करें, अगर बच्चे हम यहाँ पे बात करते हैं पोजीशन बताने की, अगर हम यहाँ पे बात करें पोजीशन बताने की, तो हम यूज करते हैं अपॉस्ट्रॉफी एस। अब नाम आया अपॉस्ट्रॉफी एस। और जब हम बात करते हैं नॉन लिविंग नाउन के साथ अधिकार बताने की, तो हम यूज करते हैं क्या, ऑफ। अब इस बात को मैं एग्जाम्पल के साथ आपके साथ रखना चाहूंगा, जिससे ये बात पूरी तरीके से हम क्लियर कर पाएं और आप समझ पाओ। तो बच्चे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा और इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैंने लिखा, राम हैज लॉस्ट मोहन्स फोन। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या यहां पे लिखा, मैंने लिखा आपके सामने कि राम हैज लॉस्ट मोहन्स फोन, राम ने मोहन का फोन खो दिया। अब देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है कि आपको सेंटेंस का बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ाया गया था, जिसमें आपको बताया गया था कि ये जो पहला होता है वर्ड आपका सब्जेक्ट होता है। आपको ये बताया गया था वर्ब के दो कंपोनेंट होते हैं, एक देखिए हेल्पिंग वर्ब होती है और दूसरी क्या होती है, मेन वर्ब होती है। आपको ये भी बताया गया था कि वर्ब का जिसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है, या ऐसे कह लीजिए जो वाट का रिप्लाई होता है, आपको बताया गया है जो वाट का रिप्लाई होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। और आपको ये बताया गया था जो बच्चे हु का रिप्लाई होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो अगर मैं बोलूं कि व्हाट हैज राम लॉस्ट, राम ने क्या खो दिया, आपने कहा राम ने क्या खो दिया, तो आपने कहा सर फोन। तो बच्चे ये तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि हुज फोन, ध्यान दीजिएगा, किसका फोन खोया, किसका फोन, तो आपने कहा मोहन। तो बच्चे हुज का रिप्लाई ही क्या होता है, पजेसिव केस। मैंने क्या बोला, हुज का रिप्लाई क्या होगा, आपने कहा सर हुज का रिप्लाई पजेसिव केस होगा, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करेंगे, आपने कहा अपॉस्ट्रॉफी एस से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। आ गई बच्चे बात समझ में। तो एक बात और समझना, ये जो बच्चे आपका ऑब्जेक्ट होता है, ये फोन जो लिखा है, इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
पोजेशन, और जिसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा होता है इसको हम बोलते हैं पॉजेसिव केस। अब अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई तो अब इस कहानी को बच्चे थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए, अब अगर मैं यहाँ पे आप लोगों से बात करूं और समझाने की कोशिश करूं तो पहला जो आपका केस क्या होता है कि कोई ऐसा नाउन जिसके लास्ट में एस साउंड नहीं आता है। मैंने क्या बोला कि ऐसा नाउन जिसके लास्ट में एस साउंड नहीं आता है, हम उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। चलिए, जैसे मैंने आपसे कहा बॉय बुक, मैंने ये कहा बॉयज बुक। अब अच्छा एक बात बताओ बच्चे, अगर मैं यहाँ पे बुक ना लिख करके, चलो मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात लिखता हूँ, पहले इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने मान लो लिख दिया राम्स पेन, राइट। अब बच्चे एक बात बताओ, जब मैंने राम लिखा, क्या राम जब मैंने बोला क्या कोई एस साउंड आया? आपने कहा नहीं। अगर मैंने आपसे कहा मोहन्स बुक, जब मैंने मोहन बोला क्या कोई एस साउंड आया? आपने कहा नहीं, तो हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाया। अच्छा, अगर बच्चे मैं ये बोलूं यहां पे गीताज ब्रदर, अब मैंने जब बोला गीताज ब्रदर, अब यहां पे ये देखिए जब मैंने गीता बोला क्या एस साउंड आया? नहीं। तो आपको क्या ध्यान देना है कि जब हम कोई ऐसा वर्ड यूज करते हैं जिसके लास्ट में एस साउंड नहीं आता है, उसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? उसके साथ बच्चे आप यूज करते हो एपोस्ट्रोफी एस। अब एक छोटी सी बात आप और ध्यान रखिएगा जो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? मैंने आपसे एक छोटी सी बात बताई कि अगर लिविंग नाउन होता है तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, अगर नॉन लिविंग नाउन होता है तो उसके साथ आप क्या लगाते हो बच्चे? ऑफ का यूज करते हो। जैसे अब अगर मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँ आप लोगों से, उसके पहले एक छोटी सी चीज समझना। जैसे मैंने बच्चे यहाँ पे लिखा राम्स ब्रदर, अब आपने क्या देखा यहाँ पे? ये जो राम मैंने यहाँ पे लिखा है ये कैसा नाउन है? ये लिविंग नाउन है। आपका ब्रदर क्या है? ये भी लिविंग नाउन है। तो दोनों लिविंग नाउन है इनके। अच्छा, राम का भाई है तो जाहिर सी बात है राम का इसके ऊपर अधिकार होगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हो यहाँ पे, या तो हम बात कर रहे हैं रिलेशन की, क्योंकि दोनों अब भाई भाई हैं तो संबंध भी हो सकता है। और बच्चे अगर राम का भाई है तो उस पे उसका क्या होगा? अधिकार भी होगा, या पोजेशन कह लो, जो तुम्हारी मर्जी है तुम कह लो, पोजेशन कह लो या रिलेशन कह लो। तो हमने एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। अब अगर बच्चे मैं ये बोलूं कि राम्स पेन, जब मैंने राम्स पेन बोला तो आपने एक चीज ध्यान दिया यहाँ पे कि राम तो लिविंग नाउन है, लेकिन ये बच्चे पेन जो है वो नॉन लिविंग नाउन है। अब यहाँ पे लेकिन राम की पेन है तो राम का अपने पेन पे अधिकार होगा। यहाँ रिलेशन तो नहीं हो सकता, क्योंकि रिलेशन जो बनता है वो दो लिविंग नाउन के बीच में बनता है, लेकिन यहाँ लिविंग है, यहाँ नॉन लिविंग है। तो यहाँ बच्चे रिलेशन और पोजेशन दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बात पोजेशन की हो रही है। राम का अपने पेन पे अधिकार तो होगा ही होगा, क्योंकि उसने खरीदा है, उसका अधिकार होगा। तो बच्चे हमने यूज कर लिया एपोस्ट्रोफी एस। लेकिन एक आपको छोटी सी बात बताई गई, अब जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आपको ये बताया गया कि ये जो आपका नॉन लिविंग होता है उनके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, उनके साथ बच्चे क्या लगाया जाता है? उनके साथ ऑफ लगाया जाता है। जैसे मैंने टेबल से लेग लिखा, तो आप अगर ध्यान से देखने की कोशिश करो कि टेबल क्या है? आपने कहा सर नॉन लिविंग। लेग क्या है? आपने कहा सर नॉन लिविंग। तो बच्चे एक बात बताओ, ये जो अपोस्ट्रोफी एस होती है या तो रिलेशन बताती है या तो पोजीशन बताती है। क्या मेरा फोन मुझे कह सकता है कि जय मेरा तुम पर अधिकार है? क्या ये कैमरा मुझसे बोलेगा इस कैमरे पे मेरा अधिकार हो सकता है, लेकिन इस कैमरे का मेरे पे अधिकार नहीं हो सकता? तो बच्चे ये दोनों नॉन लिविंग हैं, इनके अंदर लाइफ नहीं है, तो ये अधिकार नहीं बता सकते। तो ये गलत है। इसको हम लिखना चाहेंगे तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे, द लेग ऑफ द टेबल। तो आपने क्या देखा? मैंने लिखा द लेग ऑफ द टेबल। अब इस बात को बच्चे अभी हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, अब आपने अगर बच्चे इतनी चीजें समझ ली तो अब आपको देखिए यही चीज बताई गई कि हम जब कोई वर्ड पढ़ते हैं जिनके लास्ट में एस साउंड नहीं आता है, हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। जैसे आपने देखा राम्स हाउस,
आपने देखा उज्ज्वल्स बैच, आपने देखा उमर्स पेन और आपने देखा सीताज हाउस। उसी तरीके से आपने यहाँ पे पढ़ा विमेंस हॉस्टल, चाइल्ड्स प्ले, चिल्ड्रंस स्कूल, गॉड्स शेक, गर्ल्स स्कूल, मैंस ड्यूटी और हमने लिखा मेंस ड्यूटी। तो हमने बच्चे जितने वर्ड यहाँ पे पढ़े, मेन, मैन, गर्ल, विमेन, चाइल्ड, चिल्ड्रन, गॉड, सीता, उमर, उज्जवल और राम, किसी में भी एस साउंड नहीं आया, तो हमने अपॉस्ट्रॉफी एस लगा दिया। लेकिन बच्चे आपको ध्यान क्या देना है कि जिनके लास्ट में एस साउंड आ जाता है वहां पे हम अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करते, हम सिर्फ ये पंक्चुएशन मार्क का यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, वहां अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं, पंक्चुएशन मार्क। जैसे हमने बोला यहां पे बॉयज, अब मैंने बच्चे ये लिखा बॉयज बुक, तो अब एक लड़के की मैंने बात की तो हमने अपॉस्ट्रॉफी एस लगा दिया। अब हमने इसको बॉय बोला ना, बॉय, अब हमने कहा बॉयज हॉस्टल। अब आप ध्यान से देखो तो जब हमने बॉयज बोला यहां पे एस साउंड नहीं था, यहां पे एस साउंड आ गया बॉयज, तो अब बच्चे इसको हमने क्या बोल दिया, हॉस्टल। यानी यहां पे हमने ध्यान दिया कि पंक्चुएशन मार्क का हमने यूज किया, लेकिन यहां पे एस साउंड नहीं था तो हमने अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज किया, यानी पंक्चुएशन मार्क के साथ एस। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, हमने इसको पढ़ा बॉयज, यस, आप इसको चाहे एस साउंड बोल लो, चाहे इसको आप हिजिंग साउंड भी बोलते हैं, हिजिंग साउंड भी बोल सकते हो। आप आपने पढ़ा गर्ल्स, आपने पढ़ा फॉर पीस, देख रहे हो आप पीस पढ़ रहे हो तो ये स वाला साउंड आ रहा है, तो बच्चे हमने देखो यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क बस लगाया, यहाँ भी पंक्चुएशन मार्क और यहाँ भी पंक्चुएशन मार्क। फॉर कंसाइंस, जब हमने कंसाइंस पढ़ा तो देखो एस का साउंड आ रहा है, अपॉस्ट्रॉफी। गुडनेस पढ़ा तो गुडनेस में भी बच्चे एस का साउंड आ रहा है, अपॉस्ट्रॉफी मार्क, मतलब पंक्चुएशन मार्क आप बोल सकते हो। गणेश पढ़ूंगा तो श आ रहा है, तो यहाँ पे भी देखिए पंक्चुएशन मार्क। फॉर जीसस, बच्चे जीसस के लिए भी हमने क्या लिखा, पंक्चुएशन मार्क। अब इसी सिलसिले में अगर हम बात को आगे बढ़ाएं तो हमने एक चीज देखी जो अभी आपको समझा रखी थी, वो यही चीज थी कि जो हमारी बच्चे लिविंग नाउन होती है, दो लिविंग नाउन की अगर हम बात करेंगे तो इनके बीच में मैंने आपको बताया कि रिलेशन भी हो सकता है, आप चाहे कहें रिलेशन या कहें एक का दूसरे पे अधिकार यानी पोजीशन, तो इनके लिए भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अपॉस्ट्रॉफी एस। मैंने बच्चे एक बात और बताई, अगर लिविंग नाउन है और इधर आपका नॉन लिविंग नाउन है तो एक लिविंग का दूसरे नॉन लिविंग पे क्या होगा, आपने कहा कि सर अधिकार होगा। तो बच्चे अगर हम पोजीशन की बात करें यानी अधिकार की बात करें तो भी हम अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं। लेकिन आपको ये जो केस यहाँ पे है, जो जिसमें आपको बताया गया कि अगर बच्चे दोनों ही आपके नॉन लिविंग नाउन होते हैं तो उनके लिए हम बीच में ऑफ का यूज़ करते हैं, ना कि अपॉस्ट्रॉफी एस का। अब जैसा कि एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है टेबल्स लेग, तो आपको पता है ये जो टेबल है और लेग है ये दोनों ही नॉन लिविंग है। अब बच्चे अगर ये दोनों ही नॉन लिविंग हैं तो हम यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करेंगे, ये गलत हुआ और हम लिखेंगे द लेग ऑफ द टेबल, राइट। अब अगर मैं फैंस ब्लेड की बात करूं तो आपने देखा ये जो फैन है वो आपकी नॉन लिविंग है, जो ब्लेड है वो भी आपकी नॉन लिविंग है। अब बच्चे अगर दोनों ही नॉन लिविंग हैं तो यहाँ पे हम अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज तो नहीं करने वाले हैं, तो हम ऑफ का यूज करेंगे और हमने किया ब्लेड ऑफ फैन। अब मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे बताना चाहूंगा, आप उसको ध्यान से देखना किस तरीके से बच्चे क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, द टीचर has explained words meaning to the students। मैंने क्या लिखा, द टीचर हैज एक्सप्लेन्ड वर्ड्स मीनिंग टू द स्टूडेंट्स। अगर बच्चे अब यहां मैं तुमसे पूछने की कोशिश करूं कि एरर कहां पे है तो आप कहोगे सर कि ये जो आपने वर्ड्स मीनिंग लिखी है
ये जो आपने वर्ड्स मीनिंग लिखी है, इसमें ये जो वर्ड है ये भी नॉन लिविंग है और जो मीनिंग है वो भी नॉन लिविंग है। ये दोनों ही नॉन लिविंग है। अगर ये दोनों ही नॉन लिविंग है तो आपने कहा इनके बीच में ऑफ लगता है, न कि अपॉस्ट्रॉफी एस यूज करते हैं। तो हम इसको बच्चे कुछ यूं लिखने वाले हैं, द मीनिंग ऑफ द वर्ड। इसको हम क्या लिखेंगे? द मीनिंग ऑफ द वर्ड, द मीनिंग ऑफ द वर्ड, राइट। ये चीज क्या हुई आपकी? गलत। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई तो बच्चे आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कुछ एक्सेप्शनल केस जो कि नॉन लिविंग से रिलेटेड होते हैं। वो क्या है कि होता क्या है कि जब हम इसकी शुरुआत करते हैं यानी पजेसिव केस अपॉस्ट्रॉफी एस की, तो हमें जो बेसिक कुछ कंसेप्ट होते हैं वहां बताना होता है, समझाना होता है कि लिविंग नाउन के साथ हम अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। तो कहीं न कहीं ये चीज बच्चों के दिमाग में घर कर जाती है कि अपॉस्ट्रॉफी एस लिविंग नाउन के साथ यूज करना होता है। लेकिन बच्चे कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी है। वो एक्सेप्शनल केस में हम प्लेस, टाइम, वेट, सेलेस्टियल जो हमारे बॉडीज होती है या फ्लोटिंग जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो हमारे इडियोमैटिक के साथ भी हम लोग यूज करते हैं, राइट। अब इस बात को समझो, जैसे प्लेस है। अब हमने बोला बच्चा इंडियाज वेदर, इंडिया क्या है? प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। देखिए इसके साथ हमने क्या लगाया? अपॉस्ट्रॉफी एस। हमने लिखा चाइनाज फॉरेन पॉलिसी, तो बच्चे अब यहां पे देखिए हमने क्या लगाया? अपॉस्ट्रॉफी एस। चाइना एक प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कंट्री है। अब अगर मैं टाइम की बात करूं, मैंने कहा अ डेज लीव। अब बच्चे ये देखो, ये डे जो है टाइम को रेफर कर रहा है, तो हमने इसके साथ अपॉस्ट्रॉफी एस यूज किया। मैंने कहा अ पाउंड्स वेट, अब ये जो पाउंड है वो वेट को रेफर करता है, तो हमने उसके साथ अपॉस्ट्रॉफी एस यूज किया। अगर मैं सेलेस्टियल बोलूं, या आप चाहे इसको सेलेस्टियल बोल लो, या चाहे आप हेवनली बॉडीज बोल लो, या आप इसको फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स बोल लो, तीनों बात एक ही है। मतलब जो आकाश में आप सूरज देखते हो, मतलब जो आकाश में ऐसे तैर रहे होते हैं वो तारे, चांद और सूरज, ठीक है, आसमां में, तो उन्हीं को बच्चे हम फ्लोटिंग या हेवनली या सेलेस्टियल बोलते हैं। अब जैसे अर्थ की बात करूं तो यहां पे देखिए अर्थ एटमॉस्फेयर। अब मैं बात करूं आपसे सन्स फ्यूरी, अब देखिए यहां पे मैंने सेलेस्टियल बॉडी है, उसके साथ भी अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। अब मैं इडियोमैटिक एक्सप्रेशन की बात करूं, कुछ बच्चे ऐसे इडियम्स होते हैं जिनके साथ हम अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं, जिसमें आपका एक है एट विट्स एंड और एक दूसरा है एट अ स्टोन्स थ्रो। तो आपने देखा ये दोनों ही इडियम हैं और यहाँ पे हमने दोनों के साथ ही क्या यूज किया है? अपॉस्ट्रॉफी एस, राइट। अगर बच्चे मैं एट अ स्टोन्स थ्रो की बात करूं तो इसका मतलब होता है वेरी क्लोज। इसका क्या मतलब होता है? वेरी क्लोज। और अगर मैं इस ईडियम की बात करूं, इसका मतलब होता है कंफ्यूज। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं बच्चे और समझने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनके साथ हम अपॉस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, जिनको हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। सुनिएगा मेरी बात को। पर्सोनिफिकेशन अगर हमने बोला, अब देखिए इसमें एक वर्ड आपको दिख रहा है, वो वर्ड क्या है? पर्सन। मतलब क्या है कि जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को, फिर से मेरी बात को गौर करिएगा, कभी कभी हम नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे आपकी बाइक होगी, कुछ लोगों को बाइक से बहुत प्यार होता है, उसको जब वो खरीद कर लाते हैं तो उसको बहुत प्यार से रखते हैं, हर चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ का ध्यान देते हैं। तो वो कुछ लोग उसे धन्नो बोलते हैं, कुछ लोग उसे रानी बोलते हैं, कुछ इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे वो उनका प्यार हो। तो वो तो है नॉन लिविंग चीज़, लेकिन उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो लिविंग बीइंग हो। तो जब आप किसी निर्जीव चीज़ को, किसी नॉन लिविंग चीज़ को लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं तो बच्चे उसी को पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन। और हम उसको फिर अपॉस्ट्रॉफी एस यूज करते हैं उसके साथ। जैसे आपने यहां बोला कोर्ट्स ऑर्डर। अब बच्चे आपको पता है कि अगर मैं कोर्ट्स ऑर्डर की बात करूं तो कोर्ट ऑर्डर नहीं देता है, ऑर्डर उसके अंदर बैठे जो जज होते हैं वो देते हैं। तो कहीं न कहीं ये जो कोर्ट है
ये तो नॉन लिविंग है, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो ऑर्डर तो जज देता है। तो जब हम किसी चीज को, जैसे नॉन लिविंग चीज है कोर्ट, अब हम इसको ट्रीट कर रहे हैं कि ये लिविंग बीइंग है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया। अब हम लोग बोलते नहीं कोर्ट से आदेश आया है कि ये काम बंद होना चाहिए, कोर्ट से आदेश आया है कि इस काम को फिर से चालू कर दीजिए, या इसको पोस्टपोन कर दीजिए, या इस पर स्टे लगा दीजिए, राइट। तो अब बच्चे यहां पे हमने अपॉस्ट्रोफी एस यूज के लिए। अब ड्यूटीज कॉल, अगर मैं ड्यूटी की बात करूं, ड्यूटी नहीं बुलाता है हमारा, कहते हैं ना कि रात के 1 बज रहे हैं, आपकी नौकरी है इंस्पेक्टर की, और कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई, आपको जाना पड़ा। आपकी छोटी बेटी ने कहा कि पापा रुक जाइए मत जाइए, आपकी बीवी ने कहा मत जाइए, तो आपने कहा मेरी ड्यूटी बुला रही है, मतलब आपका जो कर्तव्य है वो आपको बुला रहा है। तो हम इस ड्यूटी को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, जैसे कोई लिविंग बीइंग को बुला रहा हो, यहाँ पे आओ, तुम्हें कुछ काम है, तुम्हें करना है, राइट। तो अब यहाँ पे बच्चे देखो, इसको हमने ऐसे ट्रीट किया तो अपॉस्ट्रोफी एस। उसी तरीके से अगर मैं बात आपसे करूं कंट्रीज ओनर, तो बच्चे कंट्री का कोई ओनर नहीं होता। यहां पे ये बात कर रहा है ना पीस ऑफ लैंड की, यहां पे ये किसकी, देखिए कंट्री क्या होती है, ये पीस ऑफ लैंड है। मतलब अगर हम, अरे कंट्री क्या है, इंडिया है, इंडिया कहां पे है, लैंड पर ही तो है, पृथ्वी पर ही तो है, ठीक है। तो ये पीस ऑफ लैंड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब जैसे डेथ्स हैंड की बात करें बच्चे, डेथ का कोई हैंड नहीं होता, ठीक है। अब ऐसा डेथ नहीं है कि अब उसका हाथ है वो आपको पकड़ के पुल करने वाला है या पुश करने वाला है। या नेचर्स की मैं बात करूं तो ये ऐसे हमारे वर्ड्स हुए हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं जब हम किसी नाउन को, नॉन लिविंग नाउन को लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट करते हैं तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं, और हम उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। क्लियर हो गई। अब अगर बच्ची ये बात तुम्हें समझ में आई ना, तो कहीं ना कहीं ये जो हमने पढ़ा एक्सेप्शनल केसेस, तो इसको भी तुम लोग पर्सोनिफिकेशन का नाम दे सकते हो, ठीक है। जैसे कभी कभी हम बोलते हैं कि तुम चांद से कम दिखती नहीं हो, ठीक है। अब चांद जैसी, अब चांद से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब कहते हैं तुम्हारे अंदर सूरज जैसी चमक है। तो कहीं न कहीं बच्चे हम कभी कभी इन चीज़ों को लिविंग बीइंग से कंपेयर या उसको लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट करने लगते हैं, जिसकी वजह से हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। अगर ये बात आपको समझ में आई तो अब एक कंसेप्ट हम बच्चे और समझने वाले हैं। वो कंसेप्ट तो सबसे पहले आप ऐसे समझना, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में। अगर एनीबडी है, समबडी है, एवरीवन है, एनीवन है, समवन है, नो वन है और नोबडी है। पहली बात तो बच्चे ये ध्यान रखना, ये प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन का चैप्टर हम लोग आगे तो पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहां नाउन के अंदर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो यहां पे हमें इसे डील करना पड़ेगा। तो ये जो हमारे एनीबडी से लेकर के बच्चे नोबडी लिखा है, ध्यान देना, अधिकार बताने के लिए हमें इनके साथ लिखना पड़ता है अपॉस्ट्रोफी एस। अगर इसके बाद कोई नाउन आ गया, अगर बच्चे इसके बाद कोई नाउन आ गया तो इनके बीच में हमें पोजीशन बताने के लिए, यानी अधिकार बताने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, अपॉस्ट्रोफी एस। क्या बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए। लेकिन कभी कभी बच्चे ऐसा होता है कि एनीबडी के बाद या समबडी के बाद, एवरीबडी के बाद, एनीवन के बाद, या बच्चे समवन के बाद, इसी तरीके से नोबडी के बाद क्या आ जाता है, इनके बाद आ जाता है एल्स। ध्यान दीजिएगा, इनके बाद क्या आ जाएगा, इनके बाद बच्चे एल्स आ जाता है। तो फिर हम अपॉस्ट्रोफी एस एल्स के साथ यूज करते हैं। मैंने क्या बोला, अपॉस्ट्रोफी एस फिर किसके साथ यूज होगा, एल्स के साथ यूज किया जाएगा। अब देखिए, पहले क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद बच्चे हम इसे बताएंगे कि ऐसा होता क्यों है। मैंने कहा कि अगर नोबडी या एनीबडी या समबडी और किसी नाउन के बीच में अगर हमें अधिकार बताना हो तो हम यूज करते हैं क्या, अपॉस्ट्रोफी एस। फिर मैंने कहा अगर इनके बाद एल्स आ जाए और उसके बाद अगर कोई नाउन दिया गया हो तो हम अपॉस्ट्रोफी यूज करते हैं किसके साथ, एल्स के साथ, ठीक है। मैंने एक बच्चे एग्जाम्पल लिया आपके लिए और मैंने लिखा दिस इज not my phone, this is not my phone, this is
someone's phone। देखिएगा, एक बार ध्यान से इस बात को देखिएगा, मैंने यहां पे क्या लिखा है आपके लिए। मैंने लिखा है कि दिस इज नॉट माई फोन। बच्चे मैंने क्या लिखा, फिर से देखो, दिस इज नॉट माई फोन, दिस इज समबडीज फोन या दिस इज समवन्स फोन। तो आपने यहाँ पे क्या नोटिस किया कि यहाँ पे आया समवन, या बच्चे मैं यहाँ पे एक चीज और लिख सकता हूँ समबडी, यहाँ पे मैं और क्या लिख सकता हूँ समबडीज, राइट। तो हमने कहा कि यह मेरा फोन नहीं है, दिस इज समबडीज फोन, यह किसी और का फोन है। अब ध्यान देना, तुम कहोगे सर हमने समवन या समबडी क्यों लिखा। अच्छा बच्चे मान लो आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको एक फोन मिला या किसी को एक फोन मिला, ठीक है, किसी, आप, ये रास्ता है, समझना इस बात को, ये रास्ता है, आप इस रास्ते पर जा रहे हो और आपको यहाँ पे आप हो, यहाँ पे कोई और है। तो ये सपोज कर लेते हैं कि ये फ़ोन है और मान लीजिए मैं पर्सन की तरह इसको बना देता हूँ, ये एक पर्सन है और इसको भी एक पर्सन ही बना देता हूँ मैं, समझने में आसानी होगी आप लोगों को। ये रास्ता है और ये कोई दूसरा पर्सन है, ठीक है। इस वाले पर्सन ने एक फ़ोन पाया, ये वाला, ये फ़ोन है आपका, और इसने इससे पूछा क्या ये आपका फ़ोन है। तो उसने कहा दिस इज नॉट माई फोन, यह मेरा फ़ोन नहीं है, दिस इज समबडीज फोन या समवन्स फोन, या किसी और का फ़ोन है। क्योंकि रास्ते का फ़ोन हमको नहीं पता है ना कि राम का है, श्याम का है, राधा का है या गीता का है। अगर बच्चे हमें पता होता, सपोज अगर मुझे ये पता है ये जो फ़ोन इसको मिला है ये मेरा नहीं है, ये राम का है, तो चलो हम यहाँ पे लिख देते राम्स। तो मैं ये लिख देता कि ये मेरा फ़ोन नहीं है, ये किसका फ़ोन है, राम का फ़ोन है। लेकिन बच्चे हमें नाउन का तो पता ही नहीं है, क्योंकि किसका फ़ोन है हमें नहीं पता, इसीलिए हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं। मेरा फ़ोन ही किसी और का है, किसी में कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है यानी गीता भी हो सकती है, लड़का यानी मोहन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो खैर प्रोनाउन को हम बच्चे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा रेफरेंस लेकर के मैंने यहाँ आपको समझाने की कोशिश की कि यहाँ पे ऐसा हम क्यों करते हैं। क्लियर हो गई। अब बच्चे एक क्वेश्चन मैं और करवाना चाहूंगा, अगर मैं ऐसे लिखूं, ही आंसर्ड ओनली माई क्वेश्चन एंड nobody else। अब देखिए मैंने क्या बताया कि अगर हम nobody, anyone या someone लिखते हैं तो apostrophe s उनके बाद यूज होता है। लेकिन अगर मैंने कहा बच्चे अगर इनके बाद else आ जाए तो apostrophe else के साथ यूज करते हैं। तो he answered only my question, उसने मेरे क्वेश्चन का जवाब दिया, एंड nobody else, और किसी के नहीं। तो यहाँ पे आप else लिख दो। और बच्चे आप लिखना चाहो ना तो आप ये लिख सकते हो पूरी बात, nobody else आंसर। एक्चुअली क्या है कि हम सिर्फ अपॉस्ट्रोफी एस लिख करके इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो अंडरस्टूड हो जाता है, क्योंकि उसने सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दिया, किसी और के नहीं, किसी और के नहीं, क्या किसी और के, सॉरी क्वेश्चन, नोबडी एल्स क्वेश्चन, और किसी और दूसरे के क्वेश्चन का नहीं। तो वो बच्चे एक्चुअली क्या होता है, वो अंडरस्टूड होता है, इस वजह से वो चीज़ लिखी नहीं जाती है। तो अगर आप सिर्फ यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर छोड़ दोगे तो भी बात आपकी सही मानी जाएगी। अब अगर ये पूरी बात समझ में आ गई तो अगर आप थोड़ा सा अगर लॉजिक समझना चाहते हो ना तो वो मैं, खैर आपकी बात तो खैर पूरी हो गई, लेकिन कुछ फर्दर एग्जाम्पल हैं उसको भी समझ लेते हैं, फिर मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, ठीक है। और समझने की कोशिश करिएगा ऐसा क्यों होता है। जैसे बच्चे यहाँ लिखा एवरीवन्स कंसर्न, तो हमने देखा ये जो कंसर्न है और ये एवरीवन है, इनके बीच में हमने क्या लगाया, आपने कहा सर अपॉस्ट्रोफी एस, क्योंकि एवरीवन और दो नाउन के बीच में हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा लिया। एवरीबडी, अब यहाँ पे बच्चे आप ध्यान से देखो, एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस। अब यहाँ पे देखिए एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस, तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस यूज किया हमने, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया। उसी तरीके से आई कैन रिलाई ऑन योर वर्ड्स नॉट समबडी एल्स, अब देखो बच्चे समबडी के साथ एल्स आ गया तो हमने एल्स के बाद अपॉस्ट्रोफी एस यूज किया। अब अगर मैं बात करूं आई ओबे योर ऑर्डर्स एंड नोबडी एल्स के बाद आप लगाना चाहो तो आप बच्चे ऑर्डर्स लगा सकते हो, अदरवाइज वो अंडरस्टूड है तो हमने यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर लिया। इज इट क्लियर? अच्छा जी, अब बात आती है लॉजिक पे। अगर आप समझना चाहते हो कि सर इनके पीछे क्या लॉजिक होता है तो बच्चे ऐसे समझो,
मान लो ये एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। इस सर्कल का नाम मैंने ए दे दिया। मान लीजिए ये ए है कोई चीज और इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, इसको सिटी मान लें, टाउन मान लें या छोटा सा गांव मान लें। मैंने कहा आई नो एवरीबडी। अगर मैं इसमें से सबको जानता हूं, अगर मैं इसमें से सबको जानता हूं तो मैं लिखूंगा आई नो एवरीबडी, आई नो एवरीबडी, राइट। अब बच्चे मान मैं एक चीज और लेता हूं कि सपोज इसमें से कुछ इतना जो हिस्सा है इसको मैंने बी मान लिया और इतने लोगों को मैं नहीं जानता, इतने लोगों को मैं नहीं जानता, तो इसको कुछ ऐसे इक्वेशन हम बना सकते हैं इक्वल टू ए माइनस बी, यानी ए वाले जो हिस्से हैं उनको तो मैं जानता हूं लेकिन जो बी वाला हिस्सा है उनको नहीं जानता। तो बच्चे यहां पे मैं लिखूंगा आई नो एवरीबडी एल्स। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, ध्यान देना मेरी इस बात को, मैंने क्या बोला, एल्स का यूज हम करेंगे। यही पर्पस है जहां पे हम एल्स का यूज करते हैं, आई नो एवरीबडी एल्स। खैर अगर ये आपको लॉजिक नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, आपको ये बातें तो समझ में आ गई, ठीक है। तो ये रीजन होता है ऐसा बोलने का। और बच्चे आप लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो। अगर हम इसकी बात करें इस कॉन्टेक्स्ट की तो हम ऐसे कुछ लिखेंगे, एवरीबडी एल्स। क्लियर? चलिए जी, अब अगर हम बात करें आगे समझने की बच्चे, तो चलो आगे समझते हैं कुछ और चीजों को। अब मैं पॉजेसिव केस को लेकर के आपको और डेप्थ में जाने वाला हूं। अच्छा जी, अब वो डेप्थ में क्या बातें करने वाले हैं हम? डेप्थ में बच्चे हम तीन बातें करेंगे, एक सिक्वेंशियल पोजीशन के ऊपर बात करेंगे, एक कॉमन पोजीशन के ऊपर बात करेंगे और एक स्प्लिट पोजीशन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सिक्वेंशियल पोजीशन क्या है। सिक्वेंशियल पोजीशन में बच्चे आपको ध्यान ये देना है कि हमें दो अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करना है। मैंने क्या बोला, हमें दो अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करना है। जैसे एक एग्जांपल के साथ मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। मैंने लिखा मोहन्स अंकल्स friend has gone abroad, राइट। बच्चे मैंने एक यहां पे एग्जांपल लिया कि मोहन्स अंकल्स फ्रेंड हैज गॉन अब्रॉड। मैंने आपको एक बात बताई कि हम दो अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करते। जब भी आपके सेंटेंस में दो अपॉस्ट्रॉफी एस आए, देखिएगा सीक्वेंस में, एक यहां आया सीक्वेंस में, दूसरा यहां आया, क्योंकि देखिए इसका नाम है सिक्वेंशियल। ध्यान दीजिएगा क्या नाम है, सिक्वेंशियल पोजीशन। ऐसा नहीं है कि एक यहां आया है दूसरा लास्ट में आया है तो आपने कह दिया सर ने तो मना किया था, ऐसा करो दूसरे वाले को हटा दो। तो ये काम नहीं करना है, आपको सीक्वेंस देखना है। यहां आया उसके तुरंत बाद यहां आ गया, तो ये बच्चे सिक्वेंशियल है। तो अगर सिक्वेंशियल पोजीशन आता है डबल अपॉस्ट्रॉफी एस तो उसे अवॉइड करना है। अब देखो इसे लिखेंगे कैसे, सुनिएगा मेरी बात को। अब आपने स्ट्रक्चर को थोड़ा समझिए, कभी भूलेंगे नहीं। ये नाउन है, अगर नाउन के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस लगा, उसके बाद फिर एक नाउन आया उसके साथ अपॉस्ट्रॉफी एस लगा और उसके बाद आपने पोजीशन लिख दिया, राइट। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अपॉस्ट्रॉफी एस के बाद जो नाउन आता है बच्चे उसे क्या बोलते हैं, पोजीशन बोलते हैं। आपने पोजीशन लिख दिया। अगर ये स्ट्रक्चर आया है तो ध्यान दीजिएगा कि ये स्ट्रक्चर आपका गलत होता है। इसे कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, पहले आप लिखोगे पोजीशन, पहले आप क्या लिखोगे, पोजीशन लिखोगे और पोजीशन के बाद बच्चे आप लिखोगे ऑफ, और ऑफ के बाद आप यहाँ पे लिखोगे पहला नाउन। अगर मान लीजिए ये नाउन 1 मैं मान लेता हूँ और ये आपका क्या मैंने मान लिया, नाउन 2, तो हम लिखेंगे फ्रेंड ऑफ मोहन्स अंकल। मैंने क्या लिखा, मोहन्स अंकल, यानी ये जो हमारा नाउन है पहला, उसके साथ अपॉस्ट्रॉफी एस लगा करके हम दूसरे वाले नाउन को लिख देते हैं। क्लियर? अपॉस्ट्रॉफी एस बच्चे लगा करके हम दूसरे वाले नाउन को क्या करते हैं, लिख देते हैं। अब इसको एक बार लिख करके मैं बताता हूं, आपको बात समझ में आ जाएगी। मैंने इसको कुछ इस तरीके से लिखा, मैंने लिखा द फ्रेंड ऑफ मोहन्स
uncle has gone abroad, राइट। अब बच्चे एक क्वेश्चन और आपके साथ करने की कोशिश करते हैं जिससे इस बात को और अच्छे से हम लोग क्लियर कर पाए, मतलब किसी तरह का कुछ भी आपके दिमाग में और जहन में ना बचे, ठीक है। अब बच्चे मैंने एक क्वेश्चन और लिखा आपके नाम, और कहाँ लिखूं इसे यहां लिख देता हूं, बी क्वेश्चन आपका। आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम राम्स ब्रदर्स गर्लफ्रेंड। देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने आपके सामने एक और सेंटेंस लिखा कि आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम राम्स ब्रदर्स गर्लफ्रेंड। तो बच्चे मैंने आपसे क्या बताया, मैंने आपसे कहा जो सिक्वेंशियल पोजीशन होता है, मतलब अगर डबल अपॉस्ट्रोफी एक साथ आ जाते हैं सीक्वेंस में, तो इनको आपको अवॉइड करना। देखिए ये सीक्वेंस में आए हैं दोनों, तो इनको आपको अवॉइड करना। अब कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले गर्लफ्रेंड को इधर लेके आपको आ जाना है। आपको क्या करना है, गर्लफ्रेंड को इधर लेके आ जाना है। तो हम इसको कुछ ऐसे लिखेंगे बच्चे, आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम द गर्लफ्रेंड। देखिए हमने क्या बोला, पोजीशन को सबसे पहले आप उठा लो, पोजीशन लिख दिया हमने द गर्लफ्रेंड, द गर्लफ्रेंड। उसके बाद हमने क्या किया कि जो पहला नाउन था उसको लिख दिया, बीच में हमने ऑफ लगाया, उसके बाद हमने पहला नाउन लिखा राम्स ब्रदर। क्या लिख दिया हमने, राम्स ब्रदर। क्लियर हो गया। तो अब बच्चे ये जो कंसेप्ट था सिक्वेंशियल पोजीशन का, आपको इसे ध्यान रखना है। और आपके लिए हमने इतनी आसान इसको कर दिया कि हमने आपको क्या करा, एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया कि अगर सिक्वेंशियल आता है आपका पोजीशन, उसको अवॉइड करना है, और सबसे पहले पोजीशन फिर ऑफ, उसके बाद पहले वाले नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लिख के नाउन 2 को लिख देना। क्लियर। अगर ये बात समझ में आ गई है बच्चे, तो कुछ फर्दर एग्जांपल के साथ इस बात को भी समझने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा माय फ्रेंड्स अपॉस्ट्रोफी एस वाइफ्स डॉग डाइड यस्टरडे। अब अगर ये बात आपको ध्यान में है तो हमें इसे अवॉइड करके कैसे लिख लेना है, हमें लिखना है द वाइफ ऑफ माय फ्रेंड्स डॉग, माय फ्रेंड्स डॉग, राइट। हमने क्या किया बच्चे, पोजीशन को उठा लिया। ओहो हो, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया, ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ पे ये पोजीशन ये है डॉग, राइट। तो हम बच्चे इसको यहाँ लाएंगे, हम लिखेंगे द डॉग। अब हमने डॉग लिख दिया पोजीशन, उसके बाद हम ऑफ लगाएंगे, हमने ऑफ लगा दिया। फिर पहले वाले नाउन को, ये है नाउन 1, इसको हमने लिखा द डॉग ऑफ माय फ्रेंड्स वाइफ, और उसके बाद इस सेंटेंस को हम लिख देंगे ऐसे, द डॉग ऑफ माय फ्रेंड्स वाइफ डाइड यस्टरडे, राइट। अगर बच्चे मैं दूसरे की बात करूं तो यहां पे लिखा है तरुण्स नेबर्स हाउस। तो सबसे पहले पोजीशन को उठा लिया जाए, तो हमने पोजीशन को उठाया, तो सबसे पहले बच्चे आप पोजीशन को लिखने की कोशिश करें। आपने लिखा द हाउस। जब आपने पोजीशन को लिख दिया तो फिर आप क्या लिखोगे, आपने कहा ऑफ। उसके बाद बच्चे पहला नाउन लिखते हैं, तो हमने यहां लिखा तरुण्स, द हाउस ऑफ तरुण्स नेबर, MEIGHBOUR वाज बर्न्ड। तो ये बच्चे इतना आसान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है। लेकिन अगर आप इस बात को ध्यान रखें कि सबसे पहले आपको पोजीशन रखना है, तो हमने द हाउस, उसके बाद ऑफ लगाना है तो ऑफ, उसके बाद नाउन 1 बच्चे, नाउन 1 हमने क्या लिखा तरुण, तरुण के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाया, फिर हमें दूसरा वाला नाउन लिख देना है नेबर, बस। क्लियर। अब अगर आगे की बात करूं तो लिखा है माय वाइफ्स मदर्स सेक्रेटरी। तो बच्चे देखो सिक्वेंशियल है, गलत है, ये भी हमारा गलत था, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये भी आपका बच्चे गलत था और ये भी आपका गलत है। अब देखिए इसको सही करने का क्या तरीका है। सबसे पहले पोजीशन को उठा लिया हमने, तो हमने इसको कुछ ऐसे लिखा बच्चे, द
सेक्रेटरी, द सेक्रेटरी, उसके बाद हमने ऑफ लगाया, पहला नाउन हमने लिखा माय वाइफ्स, इसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस, और फिर हमने लिखा यहाँ पे मदर, और बस आगे की बात आपने लिख लेनी है, हैज एक्सपायर्ड, और ये अपने आप में हो गई कहानी सही। अगर ये बात आप सभी बच्चों को समझ में आ गई है तो उसके बाद बच्चे हम बढ़ते हैं कॉमन पोजीशन की तरफ, जो आपका बी नंबर का है। कॉमन पोजीशन में बच्चे क्या होता है, इस बात को समझने की कोशिश करना कि नाउन 1 और नाउन 2, ठीक है। अब देखो मैं समझाता हूं आपको। अगर मैं कुछ ऐसे लिखूं, ये शोभित लिखा है, ये क्या है, नाउन 1, ये बच्चे सैंटी लिखा है, ये क्या है, नाउन 2, और अगर हम दो नाउन को हमने किससे जोड़ दिया, एंड से जोड़ दिया, और बच्चे दूसरे वाले नाउन के साथ अगर आपने क्या लिखा, अपॉस्ट्रोफी एस, दूसरे वाले नाउन के साथ आपने क्या लिखा, अपॉस्ट्रोफी एस। अब ये जो आपने फ्रेंड लिखा, ये फ्रेंड आपका क्या हो गया, पोजीशन, क्योंकि मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई है कि जब आप ऐसे कुछ लिखते हो, राम्स पेन, या आप लिखते हो राम्स ब्रदर, तो आपका ये जो ब्रदर है और पेन है, ये बच्चे इसको बोला जाता है पोजीशन, इसको क्या बोला जाता है, पोजीशन। और ये जो आपका लिखा होता है, ये पोजीशन है आपका, यहाँ पे जगह थोड़ी कम पड़ रही है तो आप ऐसे समझ लीजिए, पी से आप इसको पोजीशन समझ लेना, और ये जो राम्स राम्स लिखा है यहाँ पे, ये बच्चे आपका होता है पॉजेसिव केस, तो पीसी से आप लोग पॉजेसिव केस समझ लेना, क्लियर। तो यहाँ पे ये जो फ्रेंड आपका क्या हो गया, ये बच्चे आपका पोजीशन हो गया। अगर कभी ऐसा हो, दो नाउन हमने एंड से जोड़ा है और हमने दूसरे वाले के साथ क्या लगाया हो, अपॉस्ट्रोफी एस लगाया हो, तो जो नाउन है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं, शोभित एंड सैंटीज फ्रेंड, तो इसका मतलब शोभित और सैंटी का कितना दोस्त है, सिर्फ एक दोस्त है, दोनों का एक दोस्त है। लेकिन अगर बच्चे मैं लिखूं शोभित एंड सैंटीज फ्रेंड्स, तो मतलब ये हो गया कि इनका मोर देन वन, मतलब एक से ज्यादा, मोर देन 2, मोर देन 1, आप कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। तो इनके एक से ज्यादा दोस्त हैं। तो कभी ऐसा हो, दो नाउन हो और दूसरे वाले नाउन के साथ हमने अपॉस्ट्रोफी एस लगाया, यानी ये कॉमन पोजीशन है, ये इसके लिए भी माना जाएगा और इसके लिए भी माना जाएगा, दोनों के लिए माना जाएगा। और हमें ये समझनी है कि इसके बाद ये जो हमारा पोजीशन होता है बच्चे, ठीक है, ये सिंगुलर भी हो सकता है, ध्यान देना, ये सिंगुलर भी हो सकता है और ये हमारा प्लूरल भी हो सकता है। तो शोभित एंड सैंटीज फ्रेंड मतलब एक दोस्त भी हो सकता है, एक से ज्यादा दोस्त भी हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे ये आपको नहीं समझना है, जैसे आमिर एंड किरण's डिवोर्स। अब आपने कहा कि सर ऐसे तो आपने बताया शोभित और सैंटीज फ्रेंड भी हम लिख सकते हैं, और शोभित एंड सैंटीज फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है। लेकिन बच्चे डिवोर्स तो इंसान का एक ही बार होता है, तो ये भी कॉन्टेक्स्ट को समझना है, ठीक है। ऐसे नहीं बह जाना है बहाव में कि किनारा ही ना मिले, तो ये बात को भी समझना है कि डिवोर्स एक बार होता है, तो बच्चे यहाँ सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर का यूज होगा। अगर मैं आगे बात करूं, नेहा एंड टोनीज फादर डाइड यस्टरडे, ये अपने आप में सही है। यहाँ फादर्स बच्चे नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको देखिए एक बात तो ये है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, यहाँ फादर्स इसलिए नहीं लिख सकते, पहली बात, किसी भी इंसान का एक माता पिता होता है, लेकिन आप कहोगे चलो हम तो मानते हैं सर, हम मेरे माता पिता एक हैं, आपके माता पिता एक हैं, तो ये जो नेहा और टोनी है इनके भी तो अपने माता पिता होंगे। लेकिन आप इस ध्यान दीजिएगा कि नेहा कक्कर और टोनी कक्कर, आपने अगर नाम सुना होगा, खैर मैं इसलिए रेफरेंस ले ले रहा हूँ क्योंकि नेहा और टोनी किसी का भी नाम हो सकता है। अगर मैं नेहा कक्कर और टोनी कक्कर की बात करूँ तो दोनों भाई बहन हैं, दोनों भाई बहन हैं तो दोनों के माता पिता एक ही होंगे, तो बच्चे हमने फादर लिख दिया। अगर मैं मान लूँ कि नेहा और टोनी के माता पिता एक नहीं हैं, ठीक है, तो मैं फादर्स भी लिख सकता हूँ। तो मैं लिखूँ, जैसे मैं लिख दूँ नेहा एंड टोनीज फादर्स, तो इसका मतलब ये मान लेना पड़ेगा आप लोगों को कि इनके पिताजी जो हैं वो अलग अलग हैं, राइट। लेकिन फिर हम यहाँ पे इस बात को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि दोनों ही कलमर के, हो भी सकता है तो हम उस बात को लिख सकते हैं। तो अगर हम आगे की बच्चे स्प्लिट पोजीशन पढ़ना है, हमने पढ़ा सिक्वेंशियल पोजीशन, हमने पढ़ा कॉमन पोजीशन, अब हम पढ़ेंगे स्प्लिट पोजीशन। स्प्लिट मतलब अलगाव,
स्प्लिट मतलब ब्रेक, राइट। अब इसमें बच्चे क्या होता है, सुनना, हमने कॉमन पोजीशन में ये पढ़ा कि N1 एंड N2 मतलब दूसरे वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी s रहता है और आपका जो पोजीशन होता है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल। लेकिन स्प्लिट पोजीशन के अंदर आप देखेंगे पहले वाले नाउन के साथ भी एपोस्ट्रॉफी s, दूसरे वाले नाउन के साथ भी एपोस्ट्रॉफी s, और आपका पोजीशन जो होगा बच्चे वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने शोभित के साथ एपोस्ट्रॉफी s लगाया, सैंटी के साथ एपोस्ट्रॉफी s लगाया, शोभित एंड अब देखिए ये जो आपका पोजीशन है ये फ्रेंड्स, ये किस में है, आपने कहा प्लूरल में है सर। शोभित एंड सैंटीज फ्रेंड्स हैव गॉन टू देयर रेस्पेक्टिव सिटीज। अब अगर बच्चे मैं बात करूं चाइना एंड इंडियाज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ये गलत सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, ये गलत है। ये बच्चे लिखेंगे हम चाइनास एंड इंडियाज, क्योंकि चाइना और इंडिया दोनों की पॉपुलेशन कॉमन नहीं है। अगर हमने कहा था कि हम अगर एक नाउन लिखते हैं उसके बाद बच्चे एंड लिख करके दूसरे नाउन के साथ अगर एपोस्ट्रॉफी s के साथ पोजीशन लगाते हैं तो ये हमारा कॉमन पोजीशन होता है। मतलब हम दोनों की, कहने का मतलब ये हुआ बच्चे, जैसे मैंने लिखा राम एंड मोहन्स हाउस, अब इसका मतलब आपने क्या समझा, ये कॉमन पोजीशन है बच्चे, क्योंकि हमने राम एंड मोहन्स, तो हमने ये जो अपोस्ट्रॉफी s लगाया है वो मोहन के साथ लगाया है, तो मतलब राम और मोहन का घर एक ही है, मतलब मोहन का भी घर यही है, राम का भी घर यही है। इस बात को हम बिल्कुल जस्टिफाई कर सकते हैं, राम और मोहन का एक ही घर है, हो सकता है राम और मोहन भाई हों, लेकिन बच्चे हम इस बात को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। चाइना की आबादी अलग है, इंडिया की आबादी अलग है, तो हमें क्या है कि अगर बच्चे हम ये जो पहला नाउन है, ठीक है, अगर इसके साथ हमने अपोस्ट्रॉफी s लगाया और इसके साथ अपोस्ट्रॉफी s लगाया, अब ये मिल करके बच्चे क्या हो गया, स्प्लिट पोजीशन। स्प्लिट पोजीशन का मतलब ये हो गया कि इन दोनों का अलग अलग पोजीशन है, एक नहीं है, राइट। अब हमने कहा चाइनाज एंड इंडियाज पॉपुलेशंस आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, क्योंकि ये दोनों का है तो बच्चे पॉपुलेशन, यानी देखो प्लूरल लिखा हमने और इसके बाद हमने क्या लिखा, आर, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा ये जो पोजीशन है प्लूरल होगा, यानी आपका ये पोजीशन बच्चे प्लूरल होगा, यानी सब्जेक्ट आपका क्या होगा, प्लूरल होगा, तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे जो वर्ब लिखनी पड़ेगी वो क्या लिखनी पड़ेगी, प्लूरल। तो अगर ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई तो मैं अपनी तरफ से 2 क्वेश्चन बच्चे आप लोगों को करवाना चाहूँगा, और ध्यान दीजिएगा दोनों क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, कॉमन और स्प्लिट पोजीशन को थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन बच्चे मैंने आप लोगों के लिए लिखा, इंडियाज एंड पाकिस्तान बॉर्डर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन। मैंने क्या लिखा, इंडियाज एंड पाकिस्तान्स border is a bone of contention। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा इंडियाज एंड पाकिस्तान्स बॉर्डर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन। अब बच्चे ध्यान से देखो इस बात को, अगर मैं इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर की बात करूं, अगर मैं इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर की बात करूं तो आपको पता है वेस्टर्न में कहीं न कहीं पाकिस्तान से इंडिया का बॉर्डर, ठीक है, मतलब ये कहना चाहता हूं मैं, ऐसे समझाना चाहता हूं कि अगर आप वेस्टर्न साइड में जाएंगे तो कहीं कहीं देखेंगे पाकिस्तान का बॉर्डर है, आप कहीं कहीं नॉर्थ में जाएंगे तो इंडिया का बॉर्डर है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि दोनों का बॉर्डर क्या होता है, सेम होता है। पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर कहीं कहीं अलग है तो कहीं कहीं सेम है। अब अगर यहाँ पे बच्चे मैं बात करूँ इंडियाज एंड पाकिस्तान बॉर्डर, कुछ लोगों को लगेगा कि सर आप बॉर्डर की बात कर रहे हो। अगर आप बॉर्डर की बात कर रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का अलग अलग बॉर्डर होगा, या आप ऐसे कह लोगे कि अगर दोनों का सेम बॉर्डर हो, ठीक है,
तो ये भी हो सकता है। अलग अलग बॉर्डर करेंगे तो दोनों में लगा देंगे। सेम अगर बॉर्डर की बात करेंगे तो बस हमने कहा कॉमन हो जाएगा, दूसरे वाले में लगाएंगे। लेकिन अगर बच्चे ना सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को देखो तो यहाँ लिखा है अ बोन ऑफ कंटेंशन। अ बोन ऑफ कंटेंशन से हमें ये पता चल गया कि हम सेम बॉर्डर की बात कर रहे हैं। मतलब ये बॉर्डर जिसकी बात हो रही है वो इंडिया का भी बॉर्डर है और पाकिस्तान का भी बॉर्डर है। अगर बच्चे सेम बॉर्डर है तो सेम बॉर्डर के लिए सिर्फ एक में लगेगा, क्योंकि सेम मतलब कॉमन हो गया, तो एक में लगेगा। राइट, इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्लियर। अब बच्चे एक बात और देख लेना, अगर मैं ऐसे बोल दूं इंडियाज एंड पाकिस्तान, बस इतना लिखता हूं, कहीं पे जगह नहीं मिल रही, यहां लिख देता हूं मैं बी नंबर। अगर बच्चे मैं ऐसे लिख दूं इंडिया एंड पाकिस्तान इकॉनमी, अगर मैं इतनी बात लिख दूं तो अब आपको क्या ध्यान देना है कि अगर इकॉनमी की बात बच्चे मैंने करी है तो इकॉनमी दोनों की अलग अलग होती है। इकॉनमी एक थोड़ी हो सकती है। अगर दोनों की इकॉनमी बच्चे अलग अलग है, अब ये स्प्लिट पोजीशन है तो देखो दोनों जगह पे ही हम यूज कर लेंगे। तो आपने क्या समझा बच्चे, आपने ये चीज समझी कि जो हमारा पोजीशन है जिसमें एक सिक्वेंशियल पोजीशन आता है, जिसमें हम सीक्वेंस में अपॉस्ट्रोफी एस यूज करते हैं जो कि गलत होता है, उसे कैसे समझना है। फिर हमने कॉमन पोजीशन की बात करी और फिर मैंने बच्चे बात करी आपसे स्प्लिट पोजीशन की। तो उम्मीद करता हूं कि जो पॉजिटिव केस था ये आपके दिमाग में घर कर गया होगा और फिर अब किसी भी तरह की आपसे गलती होने की गुंजाइश नहीं होगी। थैंक यू।